गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूरोप में जो आपके चैप्टर में ड्यूरिंग चैप्टर जो आप पूरा चैप्टर रीड करोगे उस चैप्टर में जो जो मेन कैरेक्टर आएंगे उनकी हम लोगों ने बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनलिज्म जो स्प्रेड हुआ था पूरे यूरोप में वो किन किन चीज़ों से हुआ था, कौन कौन उसमें रोल प्ले कर रहे थे, उन सब की बात करते हैं। अगर हम नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं, नेशनलिज्म जो स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले रोल प्ले करेंगे आपके पीपल कौन? वो आपके ऑर्डिनरी पर्सन भी होंगे, आपके थिंकर्स लोग भी होंगे, जो फिलोसफर्स वगैरह की बात कर रहे हैं वो सारे आपके मेन रोल प्ले करेंगे। अगर आपको याद है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया था वो आपके थिंकर्स ने किया था। अपनी बुक पब्लिश की थी, चाहे वो रूसो था या आपका जॉन लॉक थे, सबने अपनी बुक लिखी और बुक लिख के उसमें लोगों को मोटिवेट किया, कंट्री की इंपॉर्टेंस बताई, उनके इंडिविजुअल राइट्स की इंपॉर्टेंस बताई। ये सारी चीजें आपके लोगों ने रोल प्ले किया। फिर बात करते हैं किसी एक कंट्री को यूनिफाई करने के लिए उस कंट्री के लोगों का कल्चर कैसा होता है, वो थ्रू कल्चर अपने आप को कैसे एक दूसरे के से यूनाइट करके रखते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कल्चर की। अब जिस टाइम हम लोग कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में क्या है, आपके फेस्टिवल्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी ड्रेसेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अपना जो भी चीज आपका कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो कंट्री को यूनाइट करने के लिए, वो आप कल्चर जो होगा आपकी पूरी कंट्री को यूनाइट करके रखता है। सेकेंड नंबर पर लैंग्वेज, आपके व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज एक मेथड होगा आपके नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में फ्रेंच लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, आपकी जर्मन लैंग्वेज आएगी, आपकी गैलिक लैंग्वेज आएगी, आपकी गैल्सिया आएगी और आपकी पोलिश लैंग्वेज आएगी। ये सारी लैंग्वेज अपने ऑर्डिनरी पर्सन को, ऑर्डिनरी पीपल को मोटिवेट कर रही है कंट्री को यूनिफाई करने के लिए, कंट्री की यूनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपकी लैंग्वेजेस मेन रोल प्ले करेंगी। ड्रेसेस, जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो फ्रेडरिक सेरो की जो पेंटिंग है वो पेंटिंग में डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज की बात करता है और वो बोलते हैं इन कंट्रीज के जो लोग हैं उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, थ्रू देयर ड्रेसेस। ड्रेसेस जो है हर कंट्री के पास एक ड्रेस होती है, उसकी नेशनल ड्रेस, तो वो ड्रेसेस भी कंट्री को नेशनलिज्म स्प्रेड करने के लिए मेन रोल प्ले करेंगी। एल्ग्रीज या सिंबल, उनकी बात करते हैं। हर कंट्री के पास जब वो एक कंट्री होती है तो उसके पास कुछ उसकी एल्ग्रीज होती हैं। एल्ग्रीज में आप क्या काउंट कर रहे हो? अपना नेशनल फ्लैग को काउंट करोगे, अपने नेशनल एंथम को काउंट कर रहे हो, अपनी कोई पर्सनैलिटी है जिसको आप एल्ग्रीज की तरह, जैसे इंडिया में भारत माता, जर्मन में जर्मनिया, ब्रिटेन में आपकी ब्रिटेनिया, फ्रांस में मेरीना और आपके यूएस में अंकल सैम अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन कंट्री। आपके नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में बहुत सारी कंट्रीज के नाम आएंगे, आपके बाल्कन रीजन के नाम आएंगे। बाल्कन रीजन खुद आपको 13 to 14 कंट्री को कंसिस्ट करके बाल्कन रीजन बनता है, उसके नाम आएंगे। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना है, नेशनलिज्म इन डिफरेंट कंट्री, वो डिफरेंट कंट्रीज में कैसे स्प्रेड होगा उसकी बात करनी है। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन जैसा आज आप लोग उसको देखते हो, इनिशियल पीरियड में वो ऐसा नहीं था। वो डिफरेंट कंट्रीज को कैप्चर करता है, कैप्चर करके एक यूनिफाइड ग्रेट ब्रिटेन यूके यूनाइटेड किंगडम को इस्टेब्लिश करता है। और वो उसकी जो जर्नी होगी वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड टोटल रहेगा 1688 to 1801। सेकेंड नंबर पर बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी को पहले ही हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। जर्मनी डिफरेंट पार्ट्स में 39 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से आपके नॉर्दर्न पार्ट को प्रुशिया और सर्दर्न पार्ट को ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था। अब उस पूरी कंट्री को यूनिफाई करने का काम करते हैं आपके ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क जो काम किया उसने 1864 to 70 का टाइम पीरियड उसने यूज किया। इस टाइम पीरियड में वो 3 वॉर्स में पार्टिसिपेट लेगा। वो 3 वॉर्स क्या थे? अगेंस्ट फ्रांस,
अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड अगेंस्ट आपके डेनमार्क। 3 कंट्रीज के अगेंस्ट उसके वॉर होंगे। जो थ्योरी यूज करेगा उसको बोलते हो ब्लड एंड आयरन थ्योरी। क्लियर? फिर बात करते हैं फ्रांस की। अगर फ्रांस की बात करते हो 1789 से आपका टाइम स्टार्ट होता है कंट्री को यूनिफाई करने का। बट जिस टाइम वो टाइम आता है, सबसे पहले रॉबेस्पियर का टाइम पीरियड आया, तो रॉबेस्पियर ने उनको एक अलग आइडेंटिटी दी। अलग आइडेंटिटी कैसे? चाहे उनकी सेंट क्लूटोस के बारे में दी, उनकी ड्रेसेस इंट्रोड्यूस की, या सितोयन और सितोयन की बात की, सर और मैदाम को उसने रिप्लेस किया। इस तरीके से फ्रांस में भी हुआ। बट फ्रांस में फिर से कुछ प्रॉब्लम आई जब नेपोलियन का पीरियड आता है। दोबारा फ्रांस में 1830 का टाइम पीरियड, जुलाई 1830, ड्यूरिंग चार्ल्स, जब एम्परर था वहां पर लुइस चार्ल्स, उस टाइम पीरियड को आप फिर से कंट्री में नेशनलिज्म की बात करते हो। इटली के टाइम पीरियड में हम लोगों ने काउंट कैवर का रोल देखा, जिसपे मेजनी, जिसपे गैरिबल्डी, इन तीनों का रोल देखा। और इन तीनों ने अपनी कंट्री जो 7 पार्ट्स में डिवाइड थी, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसके बाद जब कंट्री को यूनिफाई करते हैं उस टाइम पीरियड की बात करनी है। फिर बात करते हैं बाल्कन रीजन की। बाल्कन रीजन अपने आप में 13 to 14 कंट्री को कंसिस्ट करके बनता है। जैसे आपका मैकेडोनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, इस तरह की जितनी कंट्री है वो 13 to 14 कंट्री है, उनके साथ ये बनता है। बाल्कन रीजन जो है रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है इस पूरे रीजन को रूल करता है। इसी रीजन को नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, जो 1289 टू 1914 तक एक ही डायनेस्टी रूल करेगी। और उस डायनेस्टी ने 3 कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया, यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका, एशियन कंट्रीज, इनको 3 कॉन्टिनेंट्स को रूल करता है ऑटोमन एम्पायर। बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस जो था अपने इनिशियल टाइम में 1500 सेंचुरी से वो आपके ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर से जब उसने इंडिपेंडेंस की गेन करनी थी, तब वो अपने लिए फाइट करता है। फाइट किस चीज की वजह से करता है? जब उसको यूरोपियन कंट्रीज मोटिवेट करती हैं, उसके हेलोनिज्म की बात करते हैं, एंशिएंट कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, उसकी ग्रेटनेस की बात करते हैं, तब वो अपने लिए फाइट करता है। और फाइट में लॉर्ड बैरन का मेन रोल रहता है। उस टाइम जब वो अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर लेता है, 1831-32 का टाइम पीरियड है, उसकी ट्रीटी साइन होगी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आपका एट प्रेजेंट इस्तांबुल है। तब आपकी ग्रीस की बात की। फिर जब आप चैप्टर कर रहे होंगे तो कई सारी उसमें सिटीज के नाम आएंगे। वो सिटीज के नाम क्या होंगे? अगर आप देखते हो डिफरेंट सिटीज आएंगी, और वो डिफरेंट सिटीज में आप किन सिटीज से मिलोगे वो बात करनी है। अगर सबसे पहले आप बात करते हो ब्रसल्स का नाम आएगा, जो आपको पता है बेल्जियम की कैपिटल है। मिलान का नाम मेंस का नाम आएगा। मेंस जो है आपकी जर्मनी की सिटी है। मिलान का नाम आया, इटालियन सिटी है। वर्सावा जो है आपका पोलैंड है। लोम्बार्डी फिर से इटालियन है। वेनिस भी इटालियन है। लिंगुरिया आपकी इटालियन है, जहां पर जिस्पी मैजनी रेवोल्यूशन करेगा कार्बोनोरी के साथ मिलकर। बर्ने आपकी पोलैंड है। क्लियर? इन सिटीज की बात करेंगे। फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या होगा। कुछ मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जिसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर से ओवरथ्रू करेंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है? सबसे पहले बात करनी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। 1789 का टाइम पीरियड है। सिविल कोड जो नेपोलियन इंट्रोड्यूस करेगा फ्रांस के अंदर, 1804 का टाइम पीरियड है। थर्ड है आपका ट्रीटी ऑफ वियना। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद एक ट्रीटी साइन होती है 1815 में, जो आपकी मेन रोल रहेगा उसका भी। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप
9th क्लास में आप लोगों ने बार बार एक वर्ड सुना था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929, 1930 टाइम पीरियड उसके साथ आया, बट उससे 100 साल पहले भी यूरोप के अंदर एक इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। वो टाइम पीरियड था आपका 1830 का। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी ग्रीस की जब हम लोग बात कर रहे थे तब आपको बता दिया कि ट्रीटी साइन होगी 1832 में, जब ग्रीस अपनी इंडिपेंडेंस गेन करेगा। 6th है जोलेवरियन, अ कस्टम यूनियन, अ ट्रेड यूनियन। जोलेवरियन एक कस्टम यूनियन थी जो आपकी 1834 में इंट्रोड्यूस हुई थी। 1834 में जो जोलेवरियन आई थी वो कस्टम यूनियन थी। उसने क्या किया था, यूरोप के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज थी उनको खत्म कर दिया था, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया था। जो करेंसीज इंट्रोड्यूस हुई थी यूरोप के अंदर, तब पूरे यूरोप में 2 करेंसीज इंट्रोड्यूस कर दी थी, वो 2 करेंसीज के साथ चल रहे थे। 7th नंबर पे है आपकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। जर्मनी का जब उसका पाथ पे चलता है वो इंडिपेंडेंस के या आपके डेमोक्रेटिक पाथ पर, तब वो क्या करता है, वहां पर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यानी कि सेंट पॉल चर्च के नाम से वो लोग एक अपनी असेंबली करते हैं और जो सिटी फ्रैंकफर्ट में होती है उनकी पार्लियामेंट वहां पर इस्टेब्लिश होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर के मेन इवेंट्स देख लिए, मेन सिटीज देखी, मेन पर्सनैलिटीज देखी, और आपका नेशनलिज्म किन किन कंट्रीज में आया वो देखा, किस चीज के थ्रू आया, क्या मेथड यूज होंगे, वो सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। जब ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ओवरव्यू से प्लस उसके साथ नेपोलियन का नेपोलिक कोड के साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।